हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान और हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि 6 मार्च 2023 को हुआ था एसएससी के लेट शेड्यूल की वजह से। मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आपने अटेम्प्ट करना है। आपके एग्जाम आने वाले हैं 25, 26, 27 को एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 का। जिन बच्चों का एग्जाम है वो बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुने। मैं बहुत ही काम की बातें बोलने वाला हूं जो आपको एग्जाम में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करनी होंगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को, किस तरह से आप पैराजंबल को अटेम्प्ट करें, किस तरह की आप अपनी स्ट्रेटेजी रखें, कहाँ आपको किस तरह के क्वेश्चन में कम टाइम देना है, कहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनका एग्जाम नहीं है 25, 26, 27 को, वो भी मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप किस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये रहा बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन। पहला है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई वॉन्ट रीता नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे। ठीक है, आई वॉन्ट रीता तो ऐसे ही रहेगा, चूंकि यहाँ पे टू बी लेट यानी कि इन्फिनेटिव से जोड़ा हुआ है। इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस रहा होगा, जो क्लोज रही होगी, जिसको हम डायरेक्ट क्लोज कहते हैं, वो रही होगी एक इंपरेटिव क्लोज, इंपरेटिव सेंटेंस। तो चारों ऑप्शन में उसने इंपरेटिव बनाया है, बस हमें देखना है कि कौन सा वाला सही है। चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर उसने वांट को इंट्रांजिटिवली यूज कर लिया, जो कि होगा नहीं। दूसरा तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि ये सही इंपरेटिव नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो डू नॉट से शुरू होता है, नॉट से शुरू नहीं होता है। तो पहले का हो जाएगा, पहला फर्स्ट हो जाएगा इसका। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है। एक फिल करने के लिए आपको एक वर्ड यहां पर चाहिए। नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। अब देखो, नॉलेज एक नाउन है। नॉलेज अगर एक नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा? एक डिटर्मिनर आएगा। समझ लेते हैं इसको। मैंने यहां पर लिखा नॉलेज इन दिस। ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स भी ग्रामर का एक्सटेंशन होता है। ऑलमोस्ट जो सारी इंग्लिश आती है कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के ग्रामर का एक्सटेंशन ही होती है। कोई बच्चा ये ना सोच ले कि क्लोज टेस्ट हो या PQRS हो, पैराजंबल हो, उसमें ग्रामर यूज नहीं होती। सब जगह यूज होती है वो, एक्टिव पैसिव में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। यहां पर भी देखो, ये ग्रामर का एक्सटेंशन ही है। इस तरह से आपको दिया है, आपको पता है ये इन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि ये तो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये जो लिंकिंग वर्ब यहां पर है, लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, वो किस तरह से फंक्शन करती हैं, इस पर मैंने पूरा लेक्चर डाला हुआ है इस चैनल पे। अगर आपको समय मिले तो आप देख लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैं ये पढ़ता भी इस तरह से था और पढ़ाता भी इसी तरह से हूं कि चीजों को एक बार ऐसे समझो कि वो जीवन भर के लिए क्लियर हो जाए। ये नहीं कि एग्जाम से हर 6 महीने पहले रट्टा मारना शुरू कर दिया। चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो जीवन भर के लिए क्लियर हो जाती हैं। इज लिंकिंग वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा। कहाँ है वो सब्जेक्ट? वो सब्जेक्ट ये नाउन है। नाउन, नॉलेज को तो बोला जा रहा है रियली प्रोफाउंड। अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले आते हैं डिटर्मिनर। अब देख लेते हैं डिटर्मिनर कहां पर है। डिटर्मिनर है दियर। अगर इतनी बात आपको पता है कि नाउन से पहले कोई भी डिटर्मिनर आएगा तो बाकी ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप दियर देखोगे और लगा दोगे। वरना तो फिर एक एक ऑप्शन रख के देखते रहो इसमें को मूर्खों की तरह। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडरलाइन वर्ड को की स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी है। ठीक है, द कमेटी कुड नॉट रीच ए कंसेंस। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गलत स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन कैसे सही होगा। इवन आफ्टर ए 6 आवर लॉन्ग मीटिंग यस्टरडे। ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्सियस, कॉशियस, कंसाइंटियस, कंसेंसस। देखो, ये थर्ड वाला भी
की स्पेलिंग भी गलत है, दूसरे वाले की भी, फर्स्ट वाले की भी। चौथे वाले की स्पेलिंग भी सही है और मीनिंग के हिसाब से यही वर्ड फिट होना है। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ ऑल, मतलब सर्वसहमति, यही तो कहेंगे। जब सब एग्री कर जाते हैं उसको, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसेंसस। द कमिटी कुड नॉट रीच ए कंसेंसस इवन आफ्टर ए 6 hour लॉन्ग मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, तीसरे का हो गया फोर्थ। चौथे पे चलते हैं। एंटोनियम बताना है। यूजुअली एट क्रिसमस अंकल ऑफन ब्रिंग्स लवली एंड चेरिश्ड गिफ्ट्स फॉर अस। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट एवर। सेल्डम का हो गया ऑलमोस्ट नेवर। तो फोर्थ का हो गया फोर्थ, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों के दोनों एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है इस पर मैं डिटेल में चर्चा अभी नहीं करूंगा। अगर आप सीजीएल टीयर 2 की बात कर रहे हो तो आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पता होने चाहिए। नहीं पता होने चाहिए तो मेरे चैनल पर मैं कुछ दिनों में वीडियोस डाल दूंगा। फोर्थ का फोर्थ हो गया। पांचवें पे चलते हैं। पैराजंबल है। पैराजंबल को अटेम्प्ट करने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, पहली बात तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वही कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और ग्रामर का यूज और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दोनों का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि किन दो सेंटेंसेस में वो लॉजिकल ऑर्डर है। हमें चारों सेंटेंस के लॉजिकल ऑर्डर को, लॉजिकल सीक्वेंस को नहीं बताना है, हमें दो सेंटेंसेस को पकड़ के चलना है। पहले दो सेंटेंसेस का लॉजिकल ऑर्डर हम डिसाइड कर ले तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। कई बार तो हम जब पक्के होते हैं कि ये दो सेंटेंस तो आगे पीछे होंगे, ये इसके पहले होगा या ये इसके बाद में होगा, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता है, बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जहां ये दो सेंटेंसेस वाला लॉजिकल ऑर्डर मिल रहा है, जिस ऑप्शन में ये दो सेंटेंस वाला लॉजिकल ऑर्डर मिल रहा है उसी को बस वेरीफाई कर लो, बाकी तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। चलो मैं आपको करके बताता हूं। पहला सेंटेंस है वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। देखो वी, मैंने हमेशा ये कहा है स्टूडेंट से कि कोई भी पैराग्राफ प्रोनाउन से शुरू नहीं होता, पहले नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रोनाउन उस नाउन के लिए बाद में इस्तेमाल होते हैं। भाई पहले हम कविता को बोलेंगे कि ये कविता है, कविता को इंट्रोड्यूस करेंगे, या माई फादर को, माई सिस्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे पैराग्राफ में। उसके बाद कविता के लिए, माई फादर के लिए, माई सिस्टर के लिए, माई मदर के लिए आप ही या शी या अकॉर्डिंगली अगर कोई प्लूरल नाउन है तो दे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने वी यूज कर रखा है, किसके लिए यूज किया है वी, वो तो पहले आएगा ना वी से। तो ये हुई ग्रामर के एक फंडामेंटल, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, तो मतलब वी, ये सेंटेंस तो पहले नहीं होगा, पहले किसी नाउन को इंट्रोड्यूस किया गया होगा जिसके लिए वी यूज हो रहा है। तो वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM, मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं होना है, यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन तो देखो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अगर ये आपको बेसिक सी बात पता है ग्रामर के बारे में, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बता के चलता हूं, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब पहले और तीसरे में दौड़ बची। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, इनमें से भी किसी एक को एलिमिनेट करना है। वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। द फर्स्ट राइड वी टुक वाज द फ्यूरी व्हील। It was really big. All of us were yelling and crying. ठीक है, फर्स्ट राइड को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। Yesterday my friends and I went on a short picnic to an amusement park. अब देखो ये जो वी उसने यूज किया है, ये माई फ्रेंड्स और आई के लिए यूज किया है। भाई आई और माई फ्रेंड इन दोनों के लिए उसने वी यूज किया है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सन के लिए यूज होगा। दे जैसा तो है नहीं जो थिंग्स के लिए भी आ जाएगा, इट तो थिंग्स के लिए आ जाता है, लेकिन वी पर्सन के लिए आता है। मतलब तो माई फ्रेंड्स और आई के लिए ही उसने वी यूज किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ए सी के बाद होगा, मतलब सी ए का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। अब देख लो सी ए कहां है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में सी ए है। लेकिन अभी तक भी हम यहां नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा इसको और वेरीफाई करेंगे। हो सकता है एग्जामिनर ने हमें धोखा देने के लिए ये दे रखा हो। ठीक है, वैसे तो आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, क्या लेवल होता है आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे। सी ए यानी कि पांचवे का थर्ड ऑप्शन, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। सी के बाद ये आ गया, यस्टरडे माय फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क। वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM।
सी ए हो गया। अब इसके बाद डी आ सकता है क्या, इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, बिल्कुल डी देखिए ए का एक्सटेंशन ही तो है। जो डी है उसमें क्या किया गया है, जो ए में जो इंफॉर्मेशन दी है, वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM, इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, देयर वाज ए सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट्स, आई टुक द एंट्रेंस टिकट। मतलब जो डी में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ए के सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, वो ए के बाद ही आनी है। तो इसका मतलब सी ए डी बी, पांचवे का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। छठे में चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, जो पैसा ना दे पाए, बैंक से लोन ले ले, किसी से भी लोन ले ले, दिवालिया हो जाए, पैसा ना दे पाए, पैसा ना लौटा पाए, बर्बाद हो जाए, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इसका एंटोनियम नहीं होगा, बैंकरप्ट तो इसका सिनोनियम ही हो गया, एंटोनियम पूछ रहा है वो। कमर्शियल भी नहीं, कमर्शियल का मतलब होता है रिलेटेड टू कमर्स, लेन देन, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हो। अफुलियंट हो जाएगा। देखो अफुलियंट का मतलब होता है रिच इन मनी वेल्थ, और इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया पुअर इन मनी एंड वेल्थ, तभी तो बैंक का पैसा नहीं लौटा पा रहा। छठे का हो जाएगा 4। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बताना है इसमें, इसमें सिनोनियम बताना है अनअक्नॉलेज्ड। देखें मैं तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, मैंने यही गलती की जो मैं आपसे मना करता हूं। मैंने क्या किया, सीधे मैंने अनअक्नॉलेज्ड पढ़ लिया। होता क्या है, मैं पिछले टाइम में भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड का या किसी भी फ्रेज का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। कंटेक्स्ट के, सिचुएशन के हिसाब से करीब करीब वो दूसरे मीनिंग में भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा तो मीनिंग वेरी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि एक वर्ड या एक फ्रेज एक से ज्यादा 2, 3 या 4 मीनिंग भी दे देते हैं कुछ वर्ड्स। तो कहने की बात यह है कि इस टाइम इस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये अगर हमें पता होगा तभी हम सही सिनोनियम या एंटोनियम बता पाएंगे। तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ा करो ताकि आपको इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का क्या मीनिंग है पता चले, और कंटेक्स्ट का आपको सेंटेंस से पता चलेगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि अनएक्नॉलेज देखा और जल्दी जल्दी में टाइम बचाने के लिए आपने कोई भी ऑप्शन लगा दिया, हो सकता है उसका वो मीनिंग निकल के ना आ रहा हो। बुलिंग इज अ रादर अनअक्नॉलेज्ड सोशल इविल। ठीक है, अनअक्नॉलेज्ड, देखो मैं ये कहता हूं कि किसी भी वर्ड के पहले रूट वर्ड पे जाओ, रूट वर्ड जहां से वो बना होगा, मूल शब्द क्या होगा इसका, नॉलेज रहा होगा, फिर नॉलेज से बना होगा नॉलेज्ड, फिर उससे बना होगा अक्नॉलेज्ड, उससे बन रहा होगा अनअक्नॉलेज्ड। नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या होगा, जिसका पता हो, जिसके जो कि आपके ज्ञान में हो, संज्ञान में हो। अक्नॉलेज, नॉलेज से बना होगा अक्नॉलेज। अक्नॉलेज का मतलब है टू ब्रिंग समवन और समथिंग इन योर कॉन्शियस माइंड या ब्रेन कह सकते हैं, मतलब किसी चीज को संज्ञान में लेना कि हाँ ये है, किसी को मतलब अप्रूवल देना कि हाँ ये है, ये इसके मीनिंग हो सकते हैं। अक्नॉलेज्ड, अनअक्नॉलेज्ड, अनअक्नॉलेज्ड का मतलब जिसको पता ना हो, जिसका मतलब जिसको संज्ञान में न लिया गया हो, जिसके बारे में पता ना हो। नेम्ड हो जाएगा नहीं, अनआइडेंटिफाइड इसका हो सकता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, नोटेबल, इनफेमस नहीं। सातवें को हो जाएगा दूसरा, अनअक्नॉलेज का मतलब है अनआइडेंटिफाइड, इसका सही सिनोनियम होगा अनआइडेंटिफाइड। अक्नॉलेज का मतलब जिसको संज्ञान में ले लिया, टू ब्रिंग समवन और समथिंग इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस। ठीक है, किसी के बारे में आप जानते हैं। अक्नॉलेज करने का मतलब वही है, किसी को पहचान लेना कि अरे यार इसको ये तो ये है। तो अनअक्नॉलेज का मतलब हो गया अनआइडेंटिफाइड। आठवें पे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु इज ए बूट लिकर एंड फ्लैटरर। फ्लैटर का मतलब होता है टू प्रेज समवन एक्सेसिवली, टू गेन सम फेवर। फ्लैटर का मतलब है प्रशंसा करना किसी की बहुत ज्यादा, उससे किसी फेवर के लिए। आप उससे कोई फेवर चाहते हैं, उसकी
दवा की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ सच कर रहे हैं, कुछ झूठी कर रहे हैं, उसको कहते हैं फ्लैटर। जो ये करेगा वो फ्लैटरर हो गया। तो वन हु इज ए बूट लिकर एंड फ्लैटरर, बूट लिकर का मतलब भी वही होता है। मैनिपुलेटिव, ग्रीगेरियस, गोल्ड डिगर, साइकोफेंट। साइकोफेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। साइकोफेंट का मतलब भी वही होता है, बूट लिकर, या क्या बता रहा था इसका सिनोनियम या एंटोनियम। ओहो, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था। वन हु इज ए बूट लिकर एंड फ्लैटर, 8 का हो जाएगा 4। गोल्ड डिगर नहीं, ग्रीगेरियस नहीं, ग्रीगेरियस का मतलब तो अलग होता है। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशली एक्टिव, या जो कि झुंड में रहते हैं, उन जानवरों को ग्रीगेरियस बोला जाता है, जो कि सोशल नेटवर्क के साथ सरवाइव करना पसंद करते हैं। मैनिपुलेटिव का मतलब भी नहीं, मैनिपुलेटिव का मतलब तो मैनिपुलेट करना हो गया, मतलब मैनिपुलेट से रिलेटेड हो गया। 9वें क्वेश्चन में चलिए, पैरा जंबल्ड है, हम वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे। हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर at picking care options and tossing retention bonuses to caregivers or others. Okay, these fixes importantly can make child care more affordable for parents and offer life rafts to centers hemorrhaging workers. अब देखो these fixes आ रहा है। अब these fixes किसी ऐसे एंटिटी के लिए, यूनिट के लिए, किसी ऐसे नाउन के लिए यूज किया गया होगा जो कि इससे पहले इंट्रोड्यूस होगा। यही तो है, पहले वो नाउन, वो एंटिटी, वो यूनिट, वो फिक्सेस खुद इंट्रोड्यूस होंगे पैराग्राफ में, फिर हम उनको कह सकते हैं दीज फिक्सेस। अब देख ढूंढेंगे कहाँ है वो सेंटेंस। द मोस्ट प्रोपोज्ड गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लोर सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर, but they do little to address the structural needs, improved quality for kids, better wages and working conditions for workers and more choices in the low income neighborhoods. अब देखो ये डी में बट कंजंक्शन लगा है। बट कंजंक्शन हम तब लगाते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट कोई फैक्ट बताना होता है। मतलब अब हम इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को फिट करते हुए ये देखेंगे कि ये किस सिचुएशन का, किस स्टेटमेंट का, सेंटेंस का अपोजिट हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सेंटेंस को सी से शुरू किया जाना चाहिए, बी से तो ये शुरू होगा नहीं। बी में आ रहा है दीज फिक्सेस, ठीक है, बी से बिल्कुल शुरू नहीं होगा, पहले इन फिक्सेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बाकी के 3 ऑप्शन में सी से शुरू हो रहा है। अब सी के बाद डी आएगा, बी आएगा या ए आएगा। देखो ये देख लेते हैं। द मोस्ट प्रोपोज, देखो द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर, सी के बाद डी तो नहीं आना है, क्योंकि डी इसका कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट मुझे नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा। ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका अपोजिट है, बी का। दीज फिक्सेस इंपोर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड, मतलब ये फिक्सेस कैन, दीज फिक्सेस इंपोर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड अदर लाइफ रैफ्ट टू सेंटर हेमरोजिंग वर्कर्स। मतलब चाइल्ड केयर को तो अफोर्डेबल बना देते हैं, बट ये जो स्ट्रक्चरल नीड्स हैं इनको छोड़ देते हैं। यही तो कह रहा है, यानी कि बी और डी, बी के बाद आएगा डी। ये डी जो कॉन्ट्रास्ट है वो किसके बाद है, बी के बाद है, बी का अपोजिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सी से ये स्टार्ट हो रहा है और बी डी। अब इस कॉम्बिनेशन को देख लो, कहां पे है बी डी, ये 4th ऑप्शन में, नो का हो जाएगा 4th। इसी तरह से आपको 2 सेंटेंस, आपको पता लगाना है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, आपको कभी ये पता लगाना है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगा, आपको ये पता लगाना है कि 2 सेंटेंस हम पकड़ लें जिसके बाद हम कह सके कि ये तो इसके बाद ही आएगा। अभी आप ग्रामर की हेल्प से पकड़ लो, या फिर आप मीनिंग को, सिंटैक्स को समझ के, सिमेंटिक्स को समझ के पकड़ लो। अगला क्वेश्चन भी एक पैराजंबल्ड है, स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। शुरू करते हैं पी से। Perhaps no definition of democracy is more popular and universally acceptable than what is given by Abraham Lincoln. ठीक है, he defines democracy as a government of the people, by the people and for the people. अब देखो he यूज हो रहा है ना, तो he से स्टेटमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन पैराग्राफ शुरू करना अच्छी बात नहीं है। ये इंग्लिश को लिखने का सही मैनर नहीं है। पहले आप उस नाउन को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके लिए पैराग्राफ में बीच में कहीं प्रोनाउन यूज करोगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब ही से तो
ये शुरू नहीं होना होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, एक ऑप्शन हमने इतना समझ के ही एलिमिनेट कर दिया। सर्टेनली डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो क्यू है ही, जिसमें ही से शुरू हो रहा है स्टेटमेंट, ये किसके लिए आया होगा? अब्राहम लिंकन के लिए। अब्राहम लिंकन का जिक्र हुआ है पी में, तो पी और क्यू तो सीक्वेंस में ही आने हैं, तो क्यू जो आना है वो पी के बाद ही तो आना है, और पी और क्यू एक ही ऑप्शन में है 10वें के पहले में। एक्चुअली में जिस फॉर्म में लिखे हैं वही सही है, पी क्यू आर एस ये सही ऑर्डर में लिखे हैं, यही इनका लॉजिकल ऑर्डर भी होगा। 10वें का पहला हो जाएगा। 11वें पे चलते हैं। एक्टिव पैसिव का खेल है। अ न्यू गैलरी इज बीइंग बुल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बस यही फंडामेंटल सबसे सही बात है जो आपको अप्लाई करनी है, बाकी तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। इज बीइंग बुल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। डूअर हमें यहाँ पर, डूअर इसमें था नहीं, बाई समवन नहीं लिखा था, बाई एवरीवन, बाई देम नहीं लिखा था, फिर भी उसने दे को डूअर की तरह इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसको सब्जेक्ट बनाया एक्टिव में। अब देखो बाकी के सारे सेंटेंस में, पहले में, तीसरे में और फोर्थ में, चौथे में, सब में उसका टेंस चेंज कर दिया उसने। सिर्फ 11 का दूसरा है जिसमें उसने टेंस को सेम रखा है, यानी कि 11वें का दूसरा हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। द फार्मर्स ग्रो इन देयर फील्ड्स मेज। मेज 12वें का दूसरा, मेज का मतलब होता है मक्का, ये इसकी सही स्पेलिंग है, बाकी सब बेकार है, मेज मेज ये बेकार है। 12वें को जाएगा दूसरा। 13वें पे चलते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेल है, देख लेते हैं। सी आस्क आर यू मीटिंग माई पार्टनर्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक का तो फॉलोइंग वीक हो जाएगा, जो कि 13वें के सिर्फ चौथे ऑप्शन में है। यहीं से बस आपको क्लियर हो गया, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में, 13वें का चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी एक पैरा जंबल है, वही स्ट्रेटजी लगानी है। फोर्ट हेयर वाज मोर देन दैट, इट वाज ए बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। मोर देन डैट पे ध्यान दीजिए। मोर देन डैट में जो डैट प्रोनाउन है वो किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा, पहले मतलब वो नाउन को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, फिर इस प्रोनाउन को। देखो प्रोनाउन जब भी इंट्रोड्यूस होते हैं वो किसी नाउन के लिए आते हैं, पहले उस नाउन के बारे में पैराग्राफ में बताया जाएगा, उसके बाद वो प्रोनाउन लगाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ए से तो स्टार्ट नहीं होना है। Until 1960, the University College of Fort Hare in the municipality of Alais, about 20 miles due Hilltown, was the only residential center of higher education for blacks in South Africa. अब देखो इसको मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मतलब पैराग्राफ में जिससे किसी यूनिट को, एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले बताया जाता है कि ये है, ऐसा है, उसके बारे में बाकी की एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फीचर्स बताए जाते हैं। यानी कि सेंटेंस या पैराग्राफ कहें तो मोस्ट प्रोबेबली बी से शुरू होना चाहिए। एक ऑप्शन सी से शुरू होने वाला भी है, इसको भी देख लेते हैं। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स लाइक माई सेल्फ, इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येल, ऑल रोल्ड इनटू वन। अब देखो इसने यहाँ पे इट यूज किया है, इट किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा, इट एक प्रोनाउन है ना, वो किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा। कहाँ है वो नाउन? क्या सी से शुरू हो सकता है? सी भी एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है, वो जिस नाउन के लिए आओगा पहले उस नाउन को इंट्रोड्यूस करोगे ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर के बारे में, ठीक है। बी से स्टार्ट होगा, और आपको पता है आगे का पढ़ लेते हैं। बी से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा। ओके, फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स लाइक माई सेल्फ, ये पढ़ लिया। द रीजन वाज एन एक्सेस फॉर मी टू अटेंड फोर्ट हेयर एंड आई वाज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर। आई फेल्ट दैट आई वाज बीइंग ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। देखो बी में उसने इंट्रोड्यूस किया उस यूनिवर्सिटी को,
और फोर्थ हेयर के बारे में, फोर्थ हेयर वाज मोर देन डेट, बी के बाद ए आना चाहिए, ठीक है, बी के बाद ए आना चाहिए। बी से उसने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया, ए में उसने बताया कि ये इससे ज्यादा है, ये केवल इतना ही नहीं है, ये ज्यादा है इससे। और सी में उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, सी में उसने इंफॉर्मेशन दी है जो कि ए को और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हार्वर्ड एंड येल ऑल रोड इनटू वन, यानी कि इसका सही हो जाना चाहिए BACD। The reason was an access for D पढ़ रहा हूं मैं। The reason was an access for me to attend Fort here and I was gratified to be accepted there. I felt that I was being groomed for success in the world. BACD इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वही हम सारे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। बी को हमने देखा कि वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और बी के बाद ए आना चाहिए, क्योंकि ए जो था वो बी का और ज्यादा उसमें मॉडिफाई कर रहा था, उस इंफॉर्मेशन को और मॉडिफाई कर रहा था। यहाँ पे हमें जो है मीनिंग ने हेल्प की उस लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस को पहचानने में। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सीड, पहला ही जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ACCED होता है, ACCEDE। 15 का फर्स्ट हो जाएगा। अब सेल अबोरेंट अबसेस नहीं, 15 का फर्स्ट हो जाएगा। 16वें पे चलते हैं। हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको इंप्रूव करना है। रिया रैन एज फास्टली एज ए चीता एंड सेव द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है, देख लेते हैं। देखो एज फास्टली एज, ये एक सिमली है, सिमली में जो है पॉजिटिव डिग्री आती है, तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री लगानी है। लेकिन एक चीज और है जो मैं चाहता हूं आप समझ लें। सेंटेंस है आपका, रिया ran as fastly as a cheetah। आगे को भी सेंटेंस है, वहां उतना नहीं जाना, हमें यहीं पे समझना है। और ये है आपका अंडरलाइन वर्ड जिसको आपने इंप्रूव करना है। देखो रिया क्या है, रिया एक नाउन है। अगर ये एक नाउन है तो ये हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पर रेन मेन वर्ब है। मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की भी हो सकती है, एक्शन नेचर की भी हो सकती है। लिंकिंग नेचर की तो ये है नहीं, एक्शन नेचर की है। जो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। आप ये लेक्चर देख ले, पढ़ा हुआ है लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है। एक्शन नेचर की वर्ब है रेन, ठीक है। अब जब कोई भी एक्शन होता है ना, तो किसी भी एक्शन में एक ढंग होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो तेजी से बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत से पढ़ रहे हैं, कोई दौड़ रहा है तो धीरे धीरे दौड़ रहा है या तेजी से दौड़ रहा है। ये धीरे से, तेजी से, मेहनत से, ये सारे क्या है, ढंग है। मेरे कहने का मतलब है कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका एक ढंग होता है, मैनर होता है। उस मैनर को बताने के लिए लिखे जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो यहां पर आना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये एक और एडवर्ब हो गया इसके लिए। ये सिंपल है, ठीक है। जब पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं एडवर्ब चैप्टर में तब इस पे और ज्यादा खोलकर समझाता हूं। अभी इतना समझिए कि यहां पर एडवर्ब मैनर होना है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं इस वर्ब का मैनर। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, एडवर्ब मैनर इसलिए क्योंकि वर्ब के मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो ये जो फास्ट है ना, ये जो फास्ट वर्ड है, ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर, सी वॉक्ड फास्ट। सी एक प्रोनाउन हो गया, मतलब सब्जेक्ट, वॉक्ड होगी मेन वर्ब, एक्शन नेचर की है। अगर एक्शन है तो इसका एक मैनर होगा, एक ढंग होगा। कहाँ है वो मैनर बताने वाली वर्ड, ये है फास्ट। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो एडवर्ब मैनर होते हैं ये हाउ का रिप्लाई होते हैं। कैसे, सी वॉक्ड हाउ, हिंदी वाले समझ ले, सी वॉक्ड हाउ, वह उसने वॉक किया कैसे, तेजी से। तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब मैनर होते हैं ये हाउ का रिप्लाई होते हैं। यानी कि एडवर्ब मैनर को पहचानने का तरीका ये है कि हाउ लगा के देख लो स्ट्रक्चर में, अगर हाउ का मीनिंग फिट है तो वो एडवर्ब मैनर भी फिट है। अब देखिए फास्ट
एडजेक्टिव कैसे हो जाता है? फास्ट एडजेक्टिव हो जाता है ऐसे, फास्ट बॉलर। आपने सबने क्रिकेट देखा होगा, वहां पे फास्ट बॉलर होते हैं ना, स्पिनर होते हैं। तो यहां पर नाउन हो गया फास्ट, सॉरी बॉलर यहां पर नाउन हो गया, फास्ट हो गया एडजेक्टिव। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फास्टली तो होना नहीं है, यहाँ पर होना है फास्ट, जो कि खुद एडवर्ब है। यानी कि फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं, क्योंकि उनके एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड एक से ज्यादा फंक्शन में आ सकते हैं, इसीलिए वो एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकते हैं। अब अगर इस अंडरस्टैंडिंग को यहां पर लगाए तो यहां पर एडवर्ब होना है फास्ट। एक्चुअली में फास्टली भी एक एडवर्ब होता है, फास्टली भी एक एडवर्ब होता है, लेकिन इसका मतलब होता है स्ट्रांगली, यस ज्यादा सही रहेगा अगर हम कहें तो फर्मली, मजबूती से किसी चीज को करना या पकड़ना या कहना। फर्मली इसका सही मीनिंग होता है। फास्टली का बहुत ही रेयर एडवर्ब है, अब इसका यूसेज बहुत कम बचा है। फास्ट ही एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, फास्ट ही एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। स्लो के साथ ऐसा नहीं है, स्लो एडजेक्टिव हो जाएगा और ly लगा के स्लोली एडवर्ब बनता है। ये शब्दों का यूसेज है, समय के साथ साथ यूसेज बदलता रहता है, तो इनके फंक्शन बदलते रहते हैं, उस हिसाब से इनके पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहने का मतलब है 16 का हो जाएगा थर्ड। 17 पे चलते हैं। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है सेंटेंस में। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। थ्रो हैंड नहीं होगा, बाई हैंड होता है। बाई हैंड का मतलब है डन बाई ए पर्सन एंड नॉट बाई ए मशीन। बाई हैंड का मतलब अपने खुद से किया, उसने किसी मशीन से या किसी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से उसने नहीं कराया। यानी कि द पोस्टमैन सही है, डिलीवर्स मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लेक्चर में यहाँ पे इसी चैनल पे लेक्चर पढ़ा है, वहां से देख लेंगे। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर बाई हैंड डोर टू डोर। तो 17 का हो जाएगा थर्ड। सिंपल सेंटेंस है, बस आपको ये पता लगाना है कि ये जो प्रीपोजिशन थ्रो लगी है इसकी जगह बाई आएगा। बाई हैंड एक इडियम होता है या एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है कोई भी एक्शन डन बाई पर्सन नॉट बाई मशीन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसकी स्ट्रक्चर को समझाऊं। 17 हो गया। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराजम्बल टाइप का है ये भी, ए एंड एफ को इसने फिक्स कर रखा है, बी सी डी ई का ऑर्डर बताना है। ठीक है, आई लव। देखो लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो अब वो नाउन या प्रोनाउन ढूंढ लेते हैं। सो डैट नहीं हो सकता है, एवरी मॉर्निंग आई लव एवरी मॉर्निंग हो सकता है, फॉर ए वॉक नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना है। एवरी मॉर्निंग नाउन हो रहा था इसलिए वो हो सकता है। टू गो इन्फिनेटिव है, ये भी हो सकता है। अब आई लव के बाद यानी कि ए के बाद सी है क्या कहीं? सी से एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 4 और ई से एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है पहला, तो चौथे और पहले में हमें एलिमिनेट करना है। यानी कि ये तो हमें पता लग गया कि आई लव के बाद या तो एवरी मॉर्निंग हो सकता है या टू गो हो सकता है। टू गो एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करते हैं। यहां पर वो नाउन का काम करेगा अगर वो लव के बाद आएगा, क्योंकि लव ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट होगा। चलो मैं समझा ही देता हूं इसको। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये पैराजम्बल हो जाएगा, इसी तरह से दिया है उसने। अब आई लव यहां पे मैं कह रहा हूं एवरी मॉर्निंग भी आ सकता है, क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, लव मेन वर्ब है। मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब भी दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद आना है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया नाउन। एक तो ये आ सकता है जो कि हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। एक आ सकता है टू गो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं या आप, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं।
टू गो हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 2 प्लस V1। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। एडवर्ब कब होंगे? जब किसी वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए आए होंगे। एडजेक्टिव कब होंगे? जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए होंगे। नाउन कब होंगे? जब नाउन की तरह फंक्शन कर रहे होंगे। नाउन का फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो लिंकिंग वर्ब का। क्या लिंकिंग वर्ब होती है, क्या कॉम्प्लीमेंट होता है? डिस्क्रिप्शन में लेक्चर दे दूंगा, वहां से समझ लेना। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। अब देखो, अब ये चौथे को और फर्स्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। ये ग्रामर की स्ट्रक्चर पे बेसिस है ना, ग्रामर के स्ट्रक्चर पे बेस क्वेश्चन है, तो जहां स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो रही होगी वहां सही है। आई लव एवरी मॉर्निंग, सी के बाद है चौथे ऑप्शन में बी। आई लव एवरी मॉर्निंग सो डैट, ठीक है, फॉर ए वॉक। अब यहां पे गलत हो गया, क्योंकि आप लगा दोगे आई लव एवरी मॉर्निंग, सही कर दिया आपने, सो डैट लगा दिया, फॉर ए वॉक। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीपोजिशन है इस नाउन को जोड़ने के लिए आता है, यानी कि ये कहीं पे इसको जोड़ने के लिए आया है। तो किससे जोड़ रहा है? डैट से या सो से? मतलब ये यहां पे गलत हो गया, पहला ही सही होगा। तो ये हो जाएगा आई लव टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग सो डैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्थी। ठीक है, 18वें का पहला हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता था, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं बाल को, ये इस नाउन को सेंटेंस के किसी भाग में या सेंटेंस के किसी भाग से या सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। तो फॉर ए वॉक को किससे जोड़ रहा है? टू गो से जोड़ रहा है, यानी कि इसके बाद ये होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए फॉर ए वॉक। फॉर ए वॉक यहां पे आना चाहिए, आई लव टू गो फॉर ए वॉक, ना कि ये सो के लिए, डेट के लिए। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर खराब हो गई थी, इसलिए हमने 18वें के पहले ऑप्शन को चूज किया। 19वें पे चलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई सेड टू मोहन ही हैज ए ग्रीन बुक, सिंपल है तो बना ही दोगे, सेड टू का टोल्ड कर दोगे, सभी में हो रहा है, डेट लगा दोगे, ही हैड कर दोगे, अ ग्रीन बुक। ठीक है, 19वें का पहला हो गया। दूसरे में भी उसने हैड 2 बार दे रखा है, तीसरे और चौथे में तो उसने टेंस चेंज करने की जहमत ही नहीं उठाई। 19वें का पहला हो गया। 20वें पे चलते हैं, राहुल इज कोडिंग। इसमें क्या करना है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में छाट के भरना है। राहुल इज कोडिंग, पहला ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड इन, देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन भी, स्किल्ड ऑन, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग ऑफ, चौथा ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड ऑफ। देखिए एक्सपीरियंस के साथ भी इन आता है, तो राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग। स्किल्ड के साथ भी एट भी आ जाता है, इन भी, स्किल्ड एट डूइंग समथिंग, स्किल्ड इन समथिंग हो जाएगा, स्किल्ड इन डूइंग समथिंग हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, देखो समझा देता हूं उसको लिखकर, इस यहां पे लिखते हैं स्किल्ड एट डूइंग समथिंग। अब इस डूइंग की जगह यहां पर कोई भी वर्ब की एनजी फॉर्म आ सकती है, स्किल्ड इन समथिंग भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये कोई एक्टिविटी है, यहां पर ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है या डोमेन हो सकता है। ठीक है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ भी स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग इन डूइंग समथिंग, ये आता है। एक आपसे पूछा जा सकता है गुड, गुड के बारे में, गुड एट डूइंग समथिंग, गुड एट समथिंग भी हो जाएगा। ये गुड एट डूइंग समथिंग या गुड एट समथिंग तब हो जाएगा जब यहां पर ये जो समथिंग है या ये जो डूइंग है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिफर कर रहा हो। लेकिन अगर वो किसी डोमेन को, किसी सब्जेक्ट को, किसी फील्ड को, किसी सेक्टर को रिफर कर रहा है तो गुड इन लगाओगे, गुड इन समथिंग। इतना डिफरेंस है। यहां पे जो समथिंग है ये कोई डोमेन है,
देखो, जैसे मैं कहूं आई एम गुड इन टीचिंग, तो इसका मतलब मैं यहां पर टीचिंग को एक डोमेन की तरह, डोमेन के मीनिंग में, यानी कि एक सब्जेक्ट या एक फील्ड, एक सेक्टर के रूप में यूज कर रहा हूं। मैं मीनिंग ये कन्वे करना चाह रहा हूं अगर मैं आई एम गुड इन टीचिंग बोल रहा हूं तो। अगर मैं कहूं आई एम गुड एट टीचिंग, तो इसका मतलब मैं टीचिंग को एक एक्टिविटी की तरह, एक्टिविटी के मीनिंग में कन्वे करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है यहां पर, ये आप समझ के चलेंगे। यहां से मैंने देखा है कि बार बार पूछता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो 20 का हो जाएगा फर्स्ट। 21वें पे चलते हैं। ये भी इडियम बताना है, द एक्टर्स डॉटर इज जस्ट ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने मदर या फादर या अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनके जैसा दिखना, उनके जैसा बिहेव करना। तो टू गेट इनटू द एनिमीज टेरिटरी नहीं, सिमिलर टू वन पेरेंट्स बिहेवियर। 21वें का दूसरा हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टू चिप ऑफ द एजेस, टू कंसोल द ड्रीरी नहीं, 21वें का दूसरा हो जाएगा। 22वें पे चलते हैं। 22वें पे क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। 22वें का दूसरा। बाकी ऑप्शन क्या है, हर्बिंग। हर्बिंग का मतलब तो आपको पता है, जो हर्ब्स होती है उनको उगाने की या उनसे उनकी जो प्रोसेस हो गई उसको हर्बिंग बोल देंगे। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है रेप्टाइल्स जो होते हैं, एम्फीबियंस, मेंढक हो गया, छिपकली और सांप, इन सब की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। हैप्लोलॉजी क्या होती है, हैप्लोलॉजी होती है जब हम किसी एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाते हैं तो हम उसमें से कुछ हटा देते हैं ताकि हमें बोलने में अटपटा सा ना लगे या लिखने में अटपटा सा ना लगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर जेंटल। जेंटल से, जेंटल एक एडजेक्टिव है, इसमें मैंने ly लगा के एडवर्ब बनाया है इसको। तो मैंने क्या बनाया इसको, जेंटली। भाई जेंटली एक एडवर्ब है ना, जेंटल तो एक एडजेक्टिव है, लिखते हो ना जेंटलमैन, तो मैन नाउन हो गया, जेंटल एडजेक्टिव हो गया। हर वो वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये जेंटल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसमें ly लगा के हमने क्या बनाया, जेंटली। अब देखो जेंटली की स्पेलिंग क्या होती है, GENTLY, यही तो होती है। जबकि एडजेक्टिव में ly लगाया है ना, जेंटल में ly लगाया है, तो होना तो ये चाहिए था जेंटल, फिर ly लगाते इसमें को, तो क्या हो जाता है ये जेंटली। अब यहां से जो हमने एली हटा दिया और केवल हमने जेंटली यूज किया, इसको बोलते हैं हैप्लोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है कई बार ये दूसरे एग्जाम्स में पूछ लिए जाए, क्योंकि एसएससी अपने पैटर्न को, अपने वर्ड्स को, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है दूसरे तरीके से। ठीक है, 22वें के हो गया दूसरा। 23वें पे चलते हैं। एक्टिव पैसिव का खेल है इसमें। अ न्यू बुक ऑन गेम्स विल बी रिलीज बाय द पब्लिशर नेक्स्ट वीक। अब देखो मैंने आपको बोला है कि टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। पहले में तो उसने विल बी रिलीजिंग कर दिया, यानी कि टेंस ही बदल दिया। दूसरे में उसने वुड रिलीज कर दिया। पहले में उसने स्टेट बदल दी, सॉरी, पहले में उसने स्टेट बदल दी, मतलब मीनिंग बदल दिया। भाई रिलीज था, वो उसने रिलीजिंग कर दिया। दूसरे में उसने मोडाली बदल दिया, यानी कि यहाँ भी मीनिंग चेंज हो गया। तीसरा, द पब्लिशर विल रिलीज ए न्यू बुक ऑन गेम्स नेक्स्ट वीक, यही सही होगा, द पब्लिशर विल पब्लिश। चौथे में उसने पब्लिश कर दिया, मीनिंग चेंज कर दिया, तो 23वें का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलते हैं 24वें क्वेश्चन पर। ये भी एक्टिव पैसिव है। द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द वेडिंग, तो ऑर्गेनाइज का वाज ऑर्गेनाइज हो जाएगा अगर हम टेंस और मीनिंग को सेम रखेंगे। बाकी चीजें भी देखते हुए चलेंगे। द इवेंट मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइज, टेंस चेंज कर दिया। दूसरे में क्या है, उसने द वेडिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इवेंट मैनेजमेंट टीम, ये सही हो जाएगा इसका। तीसरे में भी इसने टेंस चेंज कर दिया, चौथे में भी इसने टेंस चेंज कर दिया, और इवेंट मैनेजमेंट को पहले और चौथे में इसने शुरू में रखा है, जो कि बाई के बाद जाना चाहिए, यानी कि 24वें का हो जाएगा दूसरा। 25वां देखते हैं। 25वें क्वेश्चन में भी करेक्ट ऑर्डर में इसको रखना है। पहला पढ़ते हैं। ए, इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट सी वाज ए मास्टरपीस।
अब देखो सी अगर इसमें आ रहा है तो इसको पहला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं होना है, पहले वो नाउन आएगा जिसके लिए सी यूज होना है। इट वाज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इट भी एक प्रोनाउन है, ये भी किसी नाउन के लिए होगा, पहले उस नाउन को लिखो। द टाइटेनिक वाज द क्वीन अलारी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बन सकता है क्योंकि इसमें उसने टाइटैनिक को इंट्रोड्यूस कराया है और क्वीन अलारी को भी इंट्रोड्यूस कराया है। डी पे चलते हैं। एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। तो मतलब सी से स्टेटमेंट, सी से ये पैराग्राफ स्टार्ट होना है और सी से स्टार्ट होने वाले दो ही ऑप्शन है, पहला और तीसरा। दूसरे और चौथे को तो एलिमिनेट ही कर दो। अब देखो सी के बाद डी आएगा या बी आएगा। द टाइटेनिक वाज द क्वीन अलारी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ व्हाइट स्टार लाइन। इसके बाद बी पढ़ते हैं। इट वाज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ये इसका एक्सप्लेनेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये यू कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कहेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसकी, और जो थोड़ी तारीफ कर दी उसने इस स्टेटमेंट में। क्या डी आ सकता था? एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। डी भी सकता था, लेकिन बी ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा सुटेबल हो रहा है क्योंकि एवरीथिंग अबाउट हर मतलब ये थोड़ा क्लोजिंग टाइप का हो रहा है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। सी बी ए डी। सी बी ए के बाद आ सकता है क्या? ए के बाद डी आ सकता है। इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट सी वाज ए मास्टरपीस। एवरीथिंग अबाउट हर डी क्या है? बिल्कुल आ सकता है। ए के बाद डी आ सकता है। ए में उसने सी, देखो उसने टाइटैनिक के लिए सी यूज किया है, वो इसका पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। डी में भी उसने हर यूज किया है और हर सी के लिए आ रहा है। ए के बाद डी आ सकता है, यानी कि 25वें का तीसरा सही हो जाएगा। हमने देखा सी के बाद बी आ सकता है और ए के बाद डी आना चाहिए, उससे हम पहुंच गए 25वें के थर्ड ऑप्शन पे, यही इसका फाइनल ऑप्शन होगा। 26वें चलते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट टू सुसाइड ओवर ट्राइबल इशूज। मेकअप, मेकअप का मतलब होता है टू मेक एन अमाउंट ऑफ समथिंग कंप्लीट। टू इन्वेंट समथिंग भी इसका कुछ मतलब होता है, कोई फैब्रिकेट करना, कुछ इन्वेंट कर देना या कुछ चीजें बना लेना। मेकअप का मतलब होता है। गिव इन का मतलब होता है टू यील्ड या टू एक्सेप्ट डिफीट आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी से पहले बहस कर ली फिर उसके बाद मान लिया कि हाँ भाई तू ही सही है मैं गलत हूं, ये होता है गिव इन। या अगला वर्ड है कंसीव। कंसीव ऑन, कंसीव ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू हैव सम ओपिनियन इन योर माइंड। या टू बिकम प्रेग्नेंट भी इसका मतलब होता है, टू बी प्रेग्नेंट या टू स्टार्ट टू हैव बेबी इन योर बॉम, इसको भी कंसीव कहते हैं। कंसीव का मतलब हो गया टू इमेजिन समथिंग, कोई आइडिया अपने दिमाग में रखना शुरू करना, इसको कंसीव कहते हैं। ठीक है, फॉल तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका मतलब होता है गिरना। या टू कम डाउन टू अर्थ, टू कम डाउन टू लोअर सरफेस लाइक अर्थ। ठीक है, तो 26वें का हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट टू सुसाइड ओवर ट्राइबल इशूज, 26वें का दूसरा मीनिंग के हिसाब से सही बैठ रहा है। 27वें पे चलते हैं। द मूवी वॉज रिलीज एक्सपेक्टेड, लेटर देन एक्सपेक्टेड, सही लग रहा है, सही होना चाहिए। मोस्ट लेटर देन एक्सपेक्टेड, ये तो होगा ही नहीं, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है और लेटर कंपैरेटिव में, दोनों को लगा दिया, गलत हो गया। मोस्ट एडजेक्टिव भी हो जाता है जब हम कह देते हैं ना मोस्ट पीपल, मोस्ट पर्सन्स, है ना, वहां पर ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन वो यूज यहां पर है नहीं। मोर लेटर देन, मोर भी कंपैरेटिव है, लेटर भी कंपैरेटिव है, दो कंपैरेटिव एक साथ आएंगे नहीं, सुपरफ्लुअस आइडिया हो गया, ये भी हटा दो। लेटर देन, अब देखो लेटर देन चौथे ऑप्शन में THEN दे रखा है, यहां से भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में। वहां पे एग्जाम में एक तो प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी में खोपड़ी घूमती नहीं है, तो वो इस तरह से हो जाता है। लेटर देन पहले में और चौथे में लेटर देन, THEN। इस ये जो THEN होता है ये होता है एडवर्ब टाइम, नाउ देन, अब तब, तो ये भी नहीं आएगा, 27वें का पहला हो जाएगा। 28वें में चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर बतानी है। सी वॉच द थीफ हु स्टील द पर्स इन द बस। देखो सी वॉच द थीफ, अब वॉच जो है वो
वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, यानी कि मेन वर्ब अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट जो वर्ब होगी वो भी पास्ट में जाएगी। तो हु स्टील थोड़ी होगा, हु स्टोल होगा। क्या ये ऐसा सेंटेंस है जिसके स्ट्रक्चर को मुझे समझाना चाहिए? ठीक है, समझा देता हूं, एक टीचर वाला काम कर देता हूं, क्योंकि इसमें ऐसी भी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। सी है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के केस में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में होता तो हर लिखा होता, ये तो है ही नहीं। अब वॉच्ड मेन वर्ब है, अब वॉच्ड मेन वर्ब है तो या तो लिंकिंग वर्ब होगी या एक्शन। अब ये यहाँ पर एक्शन है, एक्शन नेचर की है, भाई कोई एक्टिविटी की जा रही है ना यहाँ पर देखने की, तो एक्शन भी है तो इसमें भी ये ट्रांजिटिव हो सकती है या इंट्रांजिटिव हो सकती है। अगर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है व्हाट का रिप्लाई, कि इसने क्या देखा, देखा क्या, तो ये ट्रांजिटिव होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है। थीफ लिखा है। हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन करते क्या है, क्यों इनको रिलेटिव कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करते हैं अपने से पहले लिखे हुए इस एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट का मतलब वो वर्ड या वो फ्रेज या वो वर्ड या वो फिनोमेना या वो सिचुएशन या वो कोई भी यूनिट या कोई भी हैपनिंग या स्टांस जो कि पहले आ गया हो, पूर्वगामी बोला जाता है इसको हिंदी में। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को रिलेट करता है इस क्लोज में, तभी तो उसको रिलेटिव कहा जा रहा है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है इसके मीनिंग को इस क्लोज में। एक्चुअली में ये जो स्टील वर्ब है इसका सब्जेक्ट होना चाहिए था ये थीफ। थीफ को इसका सब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि थीफ तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमने यहां पर लिखा हु इसका सब्जेक्ट बन गया और हु ने मीनिंग ले लिया इस थीफ का, तो इस थीफ के मीनिंग को रिलेट कर दिया यहां पर। अब देखो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा या कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होगा, ये डिसाइड होता है इसके एंटीसीडेंट से। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। पहली बात तो स्टील होना नहीं चाहिए था या स्टील्स होना चाहिए था अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे तो। दूसरी बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो पूरी जो सिचुएशन है, पूरा जो इवेंट है, पूरी घटना पास्ट में चली गई, मतलब ये वाला एक्शन भी पास्ट में हुआ होगा, तो यहाँ पे आना चाहिए स्टॉल। स्टॉल खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। आगे लगी है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका होना चाहिए 28वें का दूसरा, स्टील द पर्स की जगह स्टोल द पर्स होना चाहिए। 29वें पे चलते हैं। अक्लीज हील, अक्लीज हील एक इडियम दिया है, इसका मीनिंग बताना है। कॉस्टली आइटम नहीं, इररिलेवेंट थिंग नहीं, वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट मतलब वीक पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी व्यक्ति वल्नरेबल होता है, यानी कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई पॉइंट जहां पे वो वल्नरेबल हो। 29 का थर्ड हो जाएगा, फास्ट रनर भी नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट सिविल सोसाइटी। ठीक है, यहां पर 30वें में देखते हैं, पहला है कंप्राइज्ड। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। अगर आप पूरे स्टेटमेंट को, पूरे सेंटेंस को देखोगे तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक परमानेंट नेचर का है, परमानेंट इफेक्ट का है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि हमेशा ही वैलिड रहता है। कोई नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट तो उनके लिए हमेशा ही यूज किया जाता रहा होगा। इज कॉमनली यूज्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इससे डिसाइड होगा ना, इससे डिसाइड होगा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर ये परमानेंट नेचर का है, हमेशा के लिए वैलिड है, तो आप यहां पर भी परमानेंट नेचर की ही यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब लगाओगे। कंप्राइजिंग भी नहीं होगा, कंप्राइजिंग के लिए वो इजएमआर के साथ आता है और वैसे भी मीनिंग के हिसाब से ही आना नहीं है। कंप्राइजेज या कंप्राइज में से अब हमें देखना है। देखो डेट आया किसके लिए है? वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इनका अपना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से काम करते हैं। एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो उसको भी प्लूरल ही माना जाएगा।
वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप देखेंगे तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस प्लूरल है, तो डेट भी प्लूरल हुआ, तो इसके हिसाब से आना चाहिए कंप्राइज सिविल सोसाइटी, यानी कि 30 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेट दे ऑपरेट फॉर रीजंस अदर देन फाइनेंशियल गेन। ठीक है, such organizations are distinguished by the value, fact, clue, lie, fact, by the fact, यानी कि such organizations are distinguished by the fact, और उस fact को बताने के लिए आई है that clause, that they operate for reasons other than financial gain। ये तो एक fact ही है ना, ये तो कोई lie या value नहीं है। 31 का हो जाएगा दूसरा। Surveys indicate that NGOs have a high degree of public ट्रस्ट, आइडिया, बिलीफ, थॉट। पब्लिक ट्रस्ट एनजीओज में या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक ट्रस्ट होता है, तभी तो वो काम करती हैं। आइडिया, बिलीफ, थॉट का मीनिंगफुल नहीं है यहाँ पर। विच कैन मेक देम ए यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स। एनजीओज रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स और ह्यूमन राइट्स इवेल्युएशन, प्रोहिबिशंस, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशंस। ह्यूमन का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। प्रोहिबिशंस भी नहीं यहाँ पर आना चाहिए, इवैल्यूएट भी नहीं आना चाहिए। प्रोहिबिशंस का मतलब, प्रोहिबिट का मतलब किसी को रोक देना, निषेध कर देना, या किसी को ना होने देना, स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीनिंग भी नहीं है। 33 का 4 हो जाएगा। आगे है कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। Wetlands are among the most productive ecosystems on the earth and provide many important services to human society. They exhibit enormous diversity according to their genesis, geographical location, water regime and chemistry, dominant species and soil and sediment characteristics. Globally, the areal extent of wetland ecosystem ranges from 917 million hectares (MHA) to more than 1,275 million hectare. One of the first widely used wetland classification system devised by Cordin et al. 1979 categorized wetlands into marine, coastal wetlands, estuarine, including deltas, tidal marshes, and mangrove swamps, lacustrine, lakes, riverine along rivers and streams, and palustrine, marshes, swamps, and bogs based on their hydrological, ecological, and geological characteristics. Ramsar Convention on Wetlands was an international treaty signed in 1971. Overall, 1,052 sites in Europe, 289 sites in Asia, 359 sites in Africa, 175 sites in South America, 211 sites in North America, and 79 sites in Oceania region have been identified as Ramsar sites or wetlands of international importance. As per the Ramsar Convention definition, most of the natural water bodies such as river, lakes, coastal lagoons, mangroves, peatland, coral reefs, and man-made wetlands such as ponds, farm ponds, irrigated fields, sacred groves, salt pans, reservoirs, gravel pits, sewage farms, and canals in India constitute the wetland ecosystem distributed in different geographical regions ranging from Himalayas to Deccan Plateau. As of February 2022, India has 49 Ramsar sites covering an area of 10,93,636 hectares, the highest in South Asia. As per the estimates, India has about 757.06 thousand wetlands with a total wetland area of 15.3 MHA, accounting for nearly 4.7% of the total geographical area of the country. Out of this, areas under inland wetlands accounts for 69%, coastal wetlands 27%, other wetlands smaller than 2.25 hectares 4%. Gujarat has the highest proportion 17.5% and Mizoram has the lowest proportion 0.66% of the area under wetlands. Among union territories, Lakshadweep has the highest proportion about 96% and Chandigarh has the least proportion 3% of geographical area under wetlands. देखिए, जो आंकड़ों वाले कॉम्प्रिहेंशन होता है, आंकड़ों वाले पैराग्राफ होते हैं, इतने सारे आंकड़े तो ध्यान में रहेंगे नहीं, लेकिन इनमें बस इनको एक बार पढ़ के ये पता लगा लो कि किस तरह की इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ दी है। 34 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज? ठीक है, पढ़ते हैं। हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन द वर्ल्ड?
ये तो बताया गया है ना उसमें। रामसर कन्वेंशन जो है इतने 1971 में हुआ था, इतनी इतनी साइट यहाँ पर यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में है, इनको सबको जोड़ देंगे, बताया जा सकता है हाउ मेनी साइट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वाई आर वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमन सोसाइटीज की बात हुई थी पहले पैराग्राफ में, पहली लाइन में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ह्यूमन सोसाइटीज को कैसे वेटलैंड्स फायदा पहुंचा सकते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरे कॉम्प्रिहेंशन में, पैराग्राफ में, किसी भी पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 34 का दूसरा हो जाना चाहिए। ऑप्शन दूसरे भी देखेंगे, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स, ये तो क्लासिफाई इसने खुद कर रखा है, मरीन, एस्टुराइन, लैकुस्ट्राइन, रिवराइन, पैलुस्ट्राइन, ये सब क्लासिफिकेशन ही तो है। तो इसका आंसर भी इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के दिया जा सकता है। हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय वेटलैंड्स इन इंडिया, ये भी इसने बता रखा है मेरे ख्याल से। जी हाँ, ये बता तो रखा है, कोस्टल वेटलैंड 27%, इनलैंड वेटलैंड 69%, अदर वेटलैंड्स स्मॉलर देन 2.25 हेक्टेयर 4%। यानी कि इन दूसरे को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर इस कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से दिया जा सकता है। 34वें का हो जाएगा दूसरा। 35वां देख लेते हैं। देखो ये जो 34वां दिया है ना, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन घुसा दिए उसने, इस तरह से करते हैं ये। 35वां देख लेते हैं। इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। इनलैंड वेटलैंड्स अकाउंट फॉर 69%, कोस्टल वेटलैंड्स, पहला दूसरा तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन देखिए, इनलैंड वेटलैंड्स के पास है 69%, कोस्टल वेटलैंड 27% एंड अदर वेटलैंड्स 4%। यानी कि इनलैंड वेटलैंड इसका सही आंसर होना चाहिए। 35 का तीसरा। 36 अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स आर डेल्टा एंड मैनग्रोव स्वयम्स इंक्लूडेड, यहीं पे था इसका भी, जहां पे क्लासिफिकेशन कर रखा है पहले पैराग्राफ में देखिए, मरीन में कोस्टल वेटलैंड्स आ जाते हैं, एस्टुराइन में आ जाते हैं इंक्लूडिंग डेल्टास, टाइडल मार्सेस एंड मैनग्रोव स्वैम्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एस्टुराइन। 37 पे चलिए। 37 इसमें मैच करना है रामसार साइट्स को, कॉन्टिनेंट नंबर ऑफ रामसार साइट्स। नॉर्थ अमेरिका में कितनी थी, नॉर्थ अमेरिका में थी 211 साइट्स, यानी कि एक हो जाएगा दूसरा, एक का 2। यूरोप में कितनी साइट्स थी, यूरोप में सबसे ज्यादा थी 1052 साइट्स, यानी कि बी का हो जाएगा 1। अब सबको मैच करने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन देख लो बस, ए का 2, बी का 1, 37 का पहला ही हो रहा है। आगे भी एक कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस का आंसर देंगे। द सेज ऑफ साइंस आइंस्टीन वाज सिटिंग इन ए डिप्रेसिव एंड pensive mood one evening. His eyes were brimming with tears. The pain was evident on his face. He peeped out of the window of his room. The sun had set a few minutes back. The sky was filled with a reddish glow. At this sunset, he felt that it was humanity that had sunk into devilish darkness, and the reddish glow in the sky was the blood of humanity spilling all over the sky from earth. With tired steps, he walked back to his chair and settled down. It was the 9th of August, 1945. 3 days back, he had felt the same agony as if someone had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio that America had dropped an atom bomb on the Japanese city. इसलिए दुखी है वो, Hiroshima. Today, within 3 days, another bomb was dropped on another city, Nagasaki, and lakhs of people had been killed. He had heard that the blast released so much energy that it had failed all past destruction. In comparison, death had played out a pitiable dance of destruction. The flames that broke out of the bomb were burning, melting and exploding buildings. Scared of the heat of the bomb, people had jumped into lakes and rivers, but the water was boiling and the people too were burnt and killed. The animals in the water was already boiled to death. Animals, trees, herbs, fragrant flowering plants were all turned into ashes. The atomic energy destruction had just not stopped there. It had entered the atmosphere there and had spread radiation that would affect people for generations to come and would also bring about destructive, irreversible biological change in animals and plants. As the news of the atomic attack reached Einstein and he became aware of the glaring horror of the abuse of atomic energy, his distress, restlessness knew no bounds. He could not control himself and picked up his violin to turn his mind on to the other things. While playing the violin,
While playing the violin, he tried to dissolve his distress in its sad note but couldn't. He was burning on the embers of destruction. His heart was filled with an ocean of agony, and tears just continued streaming uncontrollably out of his eyes. Night had fallen. His daughter came up and asked him to eat something, as he had not taken anything for the last 4 days. His voice was sustained, and he said, I don't feel like eating. He could not sleep that night. Lying down, he was thinking how he had drawn the attention of the then American President Roosevelt towards the destructive powers of an atomic bomb. He had thought that this would be used to scare Hitler and put an end to the barbarism that Hitler was up to. However, Roosevelt kept him in the dark and made false promises. Eventually, he had abused Einstein's equation of E equals to mc squared that resulted in the destructive experiments. His actions had made science and scientists as murderers. Einstein kept on thinking for a long time. Eventually, he slipped into sleep. When he woke up at dawn, there was a new dawn in him too. The atomic threat had transformed his heart. Select the most appropriate antonym of set from the passage. Set, sunset होता है, एंटोनियम बताना इसका. राइज, गेट अप, स्टैंड, लेवल. राइज हो जाएगा सनसेट, सनराइज, तो 39 का हो जाएगा फर्स्ट. 38 का फर्स्ट. 39. What is the central theme of the passage? Science and its bad side. साइंस के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक डिजास्टर के बारे में बताया गया है. देख लेते हैं चलो आगे के ऑप्शन. आइंस्टीन एंड हिज लाइफ. आइंस्टीन के जीवन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे कॉम्प्रिहेंशन में. वो एक मोमेंट बताया गया है कि आइंस्टीन किस तरह से फील कर रहा है. आइंस्टीन एंड हिज लव फॉर म्यूजिक, नहीं. म्यूजिक के बारे में उसका जो लव है उसके बाद उसका कोई एक उसमें एक स्टेटमेंट में वायलिन के बारे में बताया गया है, वो भी ये नहीं हो सकता. एटॉमिक वार एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये होना चाहिए 39 का 4. भाई एटॉमिक वॉर और उसके क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये 39 का 4. 40. सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. देखो ये टाइटल और जो थीम है ये आपको आप तभी बता पाएंगे जब आपने पूरे कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ के समझाओ. ठीक है. सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. आइंस्टीन एंड हिज वायलिन, नहीं. डेथ इन हिरोशिमा, नागासाकी का भी तो जिक्र है. एटम बॉम्ब्स, ये हो सकता है. वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, ये ज्यादा सही होगा. देखो 39 और 40 दोनों इसने एक जैसे दिए हैं. वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, ये सही टाइटल होना चाहिए क्योंकि वॉर के बारे में बताया गया, उससे क्या डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बारे में बताया गया आइंस्टीन्स के इमोशंस का यूज करके. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट? एज ही फेल्ट वरीड, एज ही फेल्ट गिल्टी, ये वाला सही होना चाहिए. एज ही फेल्ट हैप्पी, नहीं. एज ही फेल्ट सिक, नहीं. 41 का 2 होना चाहिए. उसने E इक्वल्स टू mc स्क्वायर दी, उसने उन साइंटिफिक एडवांसेस को डेवलप किया जिसका यूज करके अमेरिकन बॉम्ब बना पाए और ये डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इस वजह से वो गिल्टी फील कर रहा था. ये वजह थी उसके खाना ना खाने की. अगले कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं. The Indian Space Research Organization announced another successful mission. ISRO chairman S. Somnath said that 3 small satellites successfully separated and were injected into orbit. ISRO had launched 3 small satellites powered by its SSLV-D2 launch vehicle from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota on February 10, 2023 at 9:18 a.m. IST. The launch vehicle was carrying EOS-07 Janus 1 and Azadi Sat 2 satellites and aimed to inject them into a 450-kilometer circular orbit. The launch took place at the first launch pad at SDSC SHAR Sriharikota. The SSLV-D2 had to take a 15 minutes flight to inject EOS-07 Janus 1 and Azadi Sat 2 satellites into 450-kilometer circular lower orbit. It is configured with 3 solid propulsion stages and velocity terminal module. It is a 34-meter tall, 2-meter diameter vehicle having a lift of mass of 120 ton, said ISRO. The EOS-07 satellite weighs 156.3 kg and is made by ISRO.
About 13 minutes into its flight, the SSLV rocket ejected EOS-07, and soon after that, the other two satellites, Janus-1 and Ajadi-Sat, was ejected, all at an altitude of 450 kilometers, said ISRO. With the new rocket in its portfolio, ISRO will have 3 rockets: Polar Satellite Launch Vehicle and its variants, cost about Rs 200 crore; Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV MK2, cost about Rs 270 crore; and LVM3 rupees 434 crore, and SSLV development cost of 3 rockets about rupees 50 crore each, 56 crore each, and production cost may go down later. New experiments include wave humidity sounder and spectrum monitoring payload. Janus-1, a 10.2 kilogram satellite, belong to Entris USA. A 8.7 kilogram satellite, Ajadi-Sat-2, is a combined effort of about 750 girls about across India, guided by Space Kids India, Chennai. It added, SSLV caters to the launch of up to 500 kilogram satellites to low Earth orbits on launch on demand basis. It provides low cost access to space, offers low turnaround time and flexibility in accommodating multiple satellites, and demands minimal launch infrastructure, as per a statement by ISRO. आज गले में कुछ खराबी है, खांसी सी हो रही है, कोई बात नहीं, ये हमने कॉम्प्रिहेंशन भी आंकड़ों पे बेस्ड है, मतलब कि इतने आंकड़े तो ध्यान रख नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है, शायद कोई बच्चा रख ले, लेकिन अगर हमने कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ा है, समझते हुए पढ़ा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ है। आसानी होगी इन क्वेश्चंस का आंसर छांटने में। 42, 43 और 44 का। 44 देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज ए मैगजीन आर्टिकल, एन एडिटोरियल, अ गवर्नमेंट रिलीज, अ न्यूज आइटम। देखो, मैगजीन आर्टिकल जो होते हैं वो कंपोजिशन होते हैं या ओपिनियन होते हैं किसी राइटर की या थिंकर की, या फिर वो जो एक सीरीज में लिखे होते हैं, या फिर वो किसी सेलिब्रिटीज के बारे में, किसी एक सिस्टम के बारे में होते हैं। ये एक एडिटोरियल भी नहीं है, यानी कि 42 का फर्स्ट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा है। 42 का सेकंड एडिटोरियल में तो ओपिनियन होती है या फिर एडिटर के द्वारा कुछ बताया गया होता है, वैसा भी यहाँ नहीं है। 42 का थर्ड, अ गवर्नमेंट रिलीज अगर करेगी इस तरह की इंफॉर्मेशन को, तो गवर्नमेंट के यानी कि खुद के बारे में भी कुछ बताएगी, खुद की प्रशंसा करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया, ऐसा किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो से ये करवाया। इसमें तो इसरो के बारे में बताया गया है ना, इसरो ने ये किया, ठीक है। फिर उसकी जो प्रोसेस रही, कैसे कैसे लॉन्च किया, कहाँ पे क्या लॉन्च किया, वो बताया गया है। ये एक न्यूज आइटम ज्यादा सही होगा। 42 का 4, ये एक न्यूज आइटम कंसीडर करना ज्यादा सही होगा। 43 देख लेते हैं। व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट? लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट बाय इसरो, ये होना चाहिए। न्यू एक्सपेरिमेंट्स ऑन सैटेलाइट्स, एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं है, लॉन्च के बारे में है। एफर्ट्स टू कट कॉस्ट, इसका कोई जिक्र नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ एसएसएलवी रॉकेट बाय इसरो, ये बताया गया है कि डेवलपमेंट हुआ, लेकिन पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं है। पैसेज में ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, तो 43 का पहला ज्यादा सही है। 44 में मैच करना है। EOS-07 का वेट इन्होंने दिया था, यहां पर इसका वेट देखो, जानुस-1 का वेट दिया है इन्होंने लास्ट पैराग्राफ की दूसरी लाइन में 10.2 kg। सब नहीं मिल रहे तो 1 या 2 छाट लो, उसी से हो जाता है। Ajadi-Sat का भी इसी में दिया है इन्होंने 8.7 किलोग्राम, यानी कि बी का थर्ड होगा और सी का हो जाएगा फर्स्ट। बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ये तीसरे ऑप्शन में है। 44 का हो जाएगा तीसरा। 45, which satellite was injected into the orbit first? मेरे ख्याल से EOS-07 पहले हुआ था, हाँ। तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए। About 13 minutes into its flight, the SSLV rocket rejected EOS-07, and soon after the other 2 सैटेलाइट Janus-1 and Ajadi-Sat were rejected। यानी कि EOS-07 सबसे पहले
किया गया, 45 का हो जाना चाहिए दूसरा। इस तरह से इसको करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपसे छोटी छोटी गलतियां ना हो। छोटी छोटी गलतियां आपको कंपटीशन से बाहर कर सकती हैं। कॉम्प्रिहेंशन को मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से ही करेंगे, पहले उसको समझेंगे फिर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपकी समझ उतनी नहीं है तो अभी 2, 4, 6 दिन जो बचे हैं, इन दिनों में न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करिए, ठीक है, किताबें पढ़िए जो कि इंग्लिश में लिखी हो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।